ओनली गोल्ड इज नॉट गोल्ड। सैलरी कुछ की 20,000 भी होती है महीने की, कुछ की 1.5 लाख रुपए की भी सैलरी होती है, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फंड। हम क्रेडिट कार्ड पे भाग जाते हैं, इंस्टेंट लोन, क्योंकि ये मिल रहा है। अगर आज लोन मिलना बंद हो जाए तो रोड से आधी से ज्यादा गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। Everyone have the desire of becoming a करोड़पति or becoming a millionaire. इसकी मिनिमम गारंटी को तो कम से कम सिक्योर करूं। अगर मैं 100% अचीव नहीं कर रहा, 30%, 40%, 50%, वहां तक तो मैं गारंटी करूं कि हाँ ये सेव कर लिया मैंने। माइंड में तो ये रहता ही है कि 70-75 साल तक का ही तो है, तब तक तो हमें कुछ नहीं होगा और वो सारा पैसा हमारा डूब जाएगा जो हम लगाएंगे। यानी मेरे ना रहने पे मेरे परिवार का कितना % इनकम स्टॉप हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दोज वीडियोस। आज मैं आपके सामने कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरीज के साथ हूँ जो कि मुझे आज नहीं तब से थी जब से मैंने अपना करियर शुरू किया था कि मैं अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करूँ। मैं टर्म इंश्योरेंस लूँ या नॉर्मल इंश्योरेंस लूँ। सैलरी आ तो जाती है लेकिन महीना खत्म होने से पहले सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इन्हीं सब क्वेरीज और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे फ्रेंड, जिनको कि 35 इयर्स का फाइनेंशियल एडवाइजरी का एक्सपीरियंस है, मिस्टर अजय गुप्ता। इनको 35 इयर्स का फाइनेंशियल एडवाइजरी का एक्सपीरियंस है और इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपनी इस जर्नी में। प्लीज़ आप कुछ अपने बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को। हाँ, थैंक यू विक्रम जी फॉर इनवाइटिंग मी और ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी। मैं फ्रॉम 1989 से फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में हूँ। यानी मैंने अपना कैरियर शुरू किया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। फरवरी 1989 में मैंने अपनी एजेंसी ली और वहाँ से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। इंश्योरेंस बेचना एक टफ कार्य है। कहते भी हैं कि मतलब इंश्योरेंस जो है आग्रह की वस्तु है, मतलब नीड को क्रिएट करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता इतनी। और इंश्योरेंस के नाम पे सबसे पहले सवाल आता है इंश्योरेंस किस लिए लेना है। अभी तो हमें बहुत जीना है, अभी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। जब हम इंश्योरेंस बिजनेस शुरू किया उसके साथ साथ लोगों की नीड रही तो हमने 2000 से हमने जनरल इंश्योरेंस फील्ड में भी काम करना शुरू किया। लोगों के पैसे बचा सकें, यानी किसी भी कारणवश अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो हम कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो हम उस बिज़नेस में आए। उसके साथ साथ फिर हमने 2007 में म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू किया। ओके। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड में हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े और हमारी कोशिश ये रही कि भी जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो गोल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस में हो, तो 100% वो गोल अचीव होगा। यानी पर्पस डिसाइड द चॉइस। अगर पर्पस क्लियर है ये पैसा किस लिए लगा रहा हूँ, तो ना तो आप बीच में विड्रॉल करेंगे और उस पर्पस को आप एंजॉय करेंगे। इसी पर्पस से हमने इस फील्ड में काम करना शुरू किया और एट प्रेजेंट करीब 1200 लोगों को हम सर्व कर रहे हैं, 1200 फैमिलीज़ को। और हमारी एक्सपर्टीज़ है जो एक बार हमारे साथ जुड़ जाता है छोड़ के नहीं जाता। That's a great achievement। अजय जी 1989 मतलब 35 इयर्स होने वाले हैं इनको। इस फरवरी में पूरे 35 इयर्स हो जाएंगे इस बिजनेस में। इन्होंने एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र शुरू किया और आज ये इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, इन सब फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। और 1200 फैमिली इनको सर्व करना, दैट इज़ रियली अ कमेंडेबल जॉब। सो अजय जी, हम सब की क्वेरीज रहती हैं और हमारे व्यूअर्स की भी कुछ क्वेरीज हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा उसके बारे में। यंगस्टर्स कहें जो आज की तारीख में जॉब्स अच्छी भी मिल जाती हैं कई लोगों को सैलरी कुछ की 20,000 भी होती है महीने की, कुछ की 1.5 लाख रुपए की भी सैलरी होती है, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फंड्स। यस, वो आज भी 1.5 लाख वाला भी मंथ एंड पे नील पे होता है, 20,000 वाला भी नील पे होता है। सो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो अपने इस फंड को, चाहे वो उनको 10,000 हो, 20,000 हो या 1 लाख हो, किस तरीके से मैनेज करें कि उनकी सेविंग भी बने, वो पैसा इन्वेस्ट होके आगे बढ़े भी और वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाए। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विक्रम जी। ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना क्रूशियल एक है चीज़ जो सभी के साथ है।
और लोग इसको फॉलो नहीं करते। इसका बहुत ही एक सिंपल रूल है, इनकम सब जनरेट कर रहे हैं, फिर सब लोग खर्चा कर रहे हैं और उसके बाद सेविंग की बात करते हैं, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। उस फॉर्मूले को चेंज कर देना चाहिए। इनकम पहले उसमें से बचा लो और बचे हुए को खर्च करो। अगर वो हैबिट बन जाए, यानी इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मैंने 100 रुपये कमाए, अकॉर्डिंग टू एज हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना पैसा डालना है। हम ये मान के चलें मैंने 100 नहीं 70 ही कमाए, 30 रुपये निकाल दो ना पहले ही, तो हैबिट बनेगी। यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट मोर वेल्थ देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ओके। अगर हमारे को डिसिप्लिन नहीं आएगा तो हम पैसा को कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो तो क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए हम क्रेडिट कार्ड पे भाग जाते हैं, इंस्टेंट लोन, क्योंकि ये मिल रहा है। अगर आज लोन मिलना बंद हो जाए तो रोड से आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इमीडिएट लोन हमें मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, कंज्यूमर लोन मिल रहा है। तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम फ़ौरन EMI के ऊपर लेकर आ जाते हैं। अगर ये फैसिलिटीज़ बंद हो जाए तो सेविंग की हैबिट आ जाएगी, लेकिन वो बंद नहीं हो सकती। हमें ही अपने अंदर उस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से स्टार्टिंग से ही, गोल 2 तरह के होते हैं, एक नोन टू है गोल, मुझे पहले से पता है मेरे को आज से 15 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं प्लानिंग नहीं करता, मैं EMI के ऊपर भागता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए किसी का बच्चा 5 साल का है, 15 साल बाद उसको 1 करोड़ रुपये हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। वो स्टार्टिंग से ही अगर पैसा जोड़ेगा तो 40 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता है। ओके। लेकिन वो क्या करता है, 1 करोड़ रुपए की लोन की फैसिलिटीज़ पे जाता है 20 साल बाद कि एजुकेशन लोन लेना है, तो उसके अगेंस्ट उसको 2 करोड़ रुपए भरने पड़ते हैं। यानी 40 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है, उसकी जगह वो 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यानी ये अगर डिसिप्लिन अगर आ जाए, मुझे गोल पता है, ये तो पता है पहले से बच्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी वो नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, इस वजह से वो नहीं कर पाते इस चीज़ को। ओके। सो हमें हमारे गोल्स भी क्लियर होने चाहिए। आपने बताया तो इसका कुछ रूल भी होगा ना कि मेरे पास इतनी सैलरी आ रही है या मेरी इनकम मंथली इतनी है, तो मैं कितना अमाउंट, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए कि मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट या सेविंग करना ही करना चाहिए। हाँ, एज के अकॉर्डिंग है और मेरे गोल के अकॉर्डिंग है वो अमाउंट मुझे कितना करना चाहिए। जिस तरह एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट बनाता है, उसका लेखा जोखा उसके सामने होता है, हमें अपनी पर्सनल बैलेंस शीट भी बनानी चाहिए। पर्सनल बैलेंस शीट में 2 ही सोर्स से आता है, एक तो मैंने पूरे साल क्या कमाया वो है, और दूसरा अगर मैं कोई एसेट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं बोरोइंग फंड पे जाता हूँ। तो उस पर्सनल बैलेंस शीट में मेरे को ये पता लगता है कि इतने इतने टाइम बाद इस काम के लिए मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे को डिफाइन है तो उसके बाद वो सेविंग कितनी कर सकते हैं। सपोज कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो कहते हैं मैं सिर्फ 25,000 ही निकाल सकता हूँ। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये की सेविंग की, आप 50 नहीं कर पा रहे हो, 25 शुरू तो करो। आप एक मिनिमम स्टार्ट तो करो। आप 25 भी नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, तो इससे तो कुछ होगा ही नहीं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ये 10 साल बाद या 15 साल बाद ये 15 लाख इकट्ठे, 15 लाख से होगा क्या। आप ये भी नहीं करेंगे तो 15 भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो आपको हैबिट तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अमाउंट डिसाइड करेगा आप कितना बचा पाते हैं, और उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो हमारे गोल्स, हमें कितना अमाउंट चाहिए, उस हिसाब से हम रिवर्स कैलकुलेशन करके डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अब इतना अमाउंट मिनिमम अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया सजेशन आपका। अब यंगस्टर्स वांट क्विक मनी, यस। so these days everyone have the desire of becoming a crorepati or becoming a millionaire. so ऐसा कोई रूल जिससे हम 10 साल में करोड़पति बन जाएं, ऐसा कोई फंडा जिसमें हम ये इतना अमाउंट ऐसे इन पॉलिसीज या इन तरीके से इन्वेस्ट करें कि हम जल्दी ही अपने गोल को, करोड़पति के गोल को अचीव कर सकें। यस। इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है कि प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन नहीं है। अपनी इंडियन इंडस्ट्री में 60,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल है। 60,000। अब वो सारे प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। जैसे अब अगर बात करते हैं, लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड ही बढ़िया है। म्यूचुअल फंड इज़ गुड बट ओनली म्यूचुअल फंड इज़ नॉट गुड। तो कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस गुड, ओनली लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट गुड। गोल्ड इज़ गुड, ओनली गोल्ड इज़ नॉट गोल्ड। तो प्रोडक्ट मिक्स होना ज़रूरी है कि मेरे को किस नीड को पूरा करने के लिए किस प्रोडक्ट को चूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का चयन होता है। सबसे पहला काम हो गया कि जैसे हर किसी का मैप ऑफ लाइफ है। मैप ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि
अप टू एज 25 डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, लव एंड अफेक्शन के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद जॉब लग गई, जॉब के बाद उनको टाइम मिला, इंडिपेंडेंट हैं 25 से 30 साल की एज तक, तो उसमें वो पैसा कमा रहे हैं, वहाँ वो ज़्यादा सेव कर सकते हैं क्योंकि उस समय उनके पास लायबिलिटी नहीं है, यानी 50% तक भी अपनी सैलरी बचा सकते हैं। 30 के बाद मैरिज हो गई, फैमिली क्रिएट हो गई, तो 30 से 60 साल का जो पीरियड है, डेयरिंग केयरिंग शेयरिंग सब इसी में करना है, यानी कमाई भी यही है, खर्चे भी यही हैं और फ्यूचर के लिए जोड़ना भी यही है। लेकिन बात फिर वहीं आती है, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट जैसे बहुत से करते हैं कि म्यूचुअल फंड ही बढ़िया है, वहीं डालना चाहिए, इंश्योरेंस नहीं चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या हम 15 साल के लिए लेके 15 साल चलाते हैं? हम तीसरे साल विड्रॉल कर लेते हैं, चौथे साल निकाल के पैसा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी नीड क्रिएट रहती है हमेशा। गाड़ी चेंज कर लेते हैं, ये गाड़ी पुरानी हो गई, टीवी ले आते हैं, एक फॉरेन वेकेशन करे आते हैं, तो वो पैसा निकल के यूज़ हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन होगा तो हम किस प्रोडक्ट के थ्रू हमें वहाँ तक पहुँचना है वो फिर डिसाइड किया जा सकता है। पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है, सबके लिए फिक्स रूल नहीं हो सकता। किसी को सिर्फ इंश्योरेंस ही चाहिए, वो बहुत कंजर्वेटिव है, उसको रिस्क प्रोडक्ट में नहीं जाना, बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डायरेक्ट इक्विटीज़ में जा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा सबकी नीड के अकॉर्डिंग और वो कितना रिस्क ले सकते हैं। प्रोडक्ट का चयन रिस्क के अकॉर्डिंग होगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, डिसिप्लिन तो खैर बहुत ज़रूरी है। यू सेड बिटवीन 30 to 60, डेयरिंग केयरिंग एंड शेयरिंग। So you have to earn, you have to save, you have to live your life during this time also. So this can be done through properly saving and investment of your money. बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे फाइनेंशियल प्योरिटीज। अब मेरे पास गोल तो है 6-7, लेकिन अब मैं किसको पहले करूं? करेक्ट। क्योंकि पैसा तो सभी गोल्स के लिए चाहिए। तो अगर फाइनेंशियल पिरामिड को अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहला जो स्टेप है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फाइनेंशियल प्योरिटीज़ की अगर बात करें तो मेरे एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी फैमिली के प्रति मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे चाइल्ड के लिए चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, पेरेंट्स की वेलबींग, स्पाउस वेलबींग, ये मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गए। तो मैं इसकी मिनिमम गारंटी को तो कम से कम सिक्योर करूं। अगर मैं 100% अचीव नहीं कर रहा, 30%, 40%, 50%, वहाँ तक तो मैं गारंटी करूं कहाँ ये सेव कर लिया मैंने। उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस। सब गोल्स पे हम फोकस करते हैं लेकिन अपनी रिटायरमेंट भूल जाते हैं। सेल्फ रिलायंस, मेरे को खुद रिटायरमेंट के बाद 20 साल, 25 साल, 30 साल कितनी ज़िंदगी है नहीं मालूम, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, बहुत पैसे, यानी सेल्फ रिलायंस। उसके बाद आता है एम्बिशियस गोल्स, यानी लोग फर्स्ट स्टेप पे एम्बिशियस गोल पूरा करने की बात करते हैं। जैसे फॉरेन वेकेशन जाना है, वो थर्ड स्टेप है एम्बिशियस गोल। आप डोमेस्टिक टूर करो ना फर्स्ट स्टेप के ऊपर, अपने पैसे को खराब मत करो। हम अपना पैसा अपने आप से ही खराब करते हैं। एम्बिशियस गोल्स में मेरे को मर्सिडीज चाहिए, बिल्कुल लेकर आओ, फर्स्ट स्टेप पे ही हम मर्सिडीज ले आते हैं, हम अपने पैसे को खराब करते हैं। ये नहीं कि नहीं लानी चाहिए। फोर्थ स्टेप आता है लीगेसी। हम कई बार ये प्लान करते हैं, एक प्लान कर लेते हैं, बाद में बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। पहले तीनों स्टेप तो अधूरे हैं, ना तो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, ना सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, उसके बाद एम्बिशंस अपने पैशन को पूरा, लीगेसी की बात कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्लानिंग करेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल क्रंच नहीं आ सकता। तो जैसा अभी आपने बताया, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज बहुत अच्छे से आपने समझाया कि फर्स्ट सेट योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन कम टू सेल्फ रिलायंस, देन it comes to your ambitious goal, and then legacy. Wonderful. And for all these priorities, I definitely believe there are multiple investment products and multiple ways to invest the money into the financial market or in any category to achieve these priorities. और हाँ, to understand about these modes or any queries related to how to achieve these priorities, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमें क्वेरीज भेजिए। वी विल डेफिनेटली कम विद द रिजोल्यूशन एंड विद द आंसर ऑफ योर क्वेरीज। सो लेट्स मूव फर्दर। अजय जी, ये तो हुआ कुछ यंगस्टर्स के बारे में, जो मिडिल एज पीपल हैं, 32 से 40-45 की एज के। इनके बीच में भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ये सोचते कि हम टर्म इंश्योरेंस पे जाएं या नॉर्मल इंश्योरेंस ही करवा लें कि पैसा इन्वेस्ट भी होगा, पैसा कुछ वापस भी आएगा। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में माइंड में तो ये रहता ही है कि 70-75 साल तक का ही तो है, तब तक तो हमें कुछ नहीं होगा और वो सारा पैसा हमारा डूब जाएगा जो हम लगाएंगे। सो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और
क्या आप एडवाइस देंगे कि हमें टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कैसे आगे बढ़ना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने रेस किया है। टर्म इंश्योरेंस या कोई भी प्रोडक्ट, वही पर्पस डिसाइड द चॉइस। अगर मैं कोई प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ, सपोज कोई 35 या 40 ईयर्स की एज में है और उनके लायबिलिटीज़ है, जैसे सपोज बच्चे छोटे हैं और उनकी इनकम स्टॉप होती है किसी भी कारण से, तो फैमिली में पैसे की कमी होती है, तो उनको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। यानी मेरे ना रहने पे मेरे परिवार का कितना % इनकम स्टॉप हो रहा है। अगर इनकम 100% स्टॉप हो रहा है तो टर्म इंश्योरेंस तो चाहिए, 100% हर हाल में चाहिए। यानी परिवार में कोई अर्निंग मेंबर ही नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस मुझे 100 साल के लिए चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है। यानी मेरी इनकम पे मेरे परिवार के लोग कब तक डिपेंडेंट हैं, मुझे उसको सिक्योर करना है। तो टर्म किसी को 10 साल की ज़रूरत हो सकती है, किसी को 15 साल की हो सकती है, किसी को 25 साल की हो सकती है, 100 साल के लिए नहीं हो सकती। मेरी इनकम पे जो लोग डिपेंड हैं तो उस हिसाब से मुझे टर्म इंश्योरेंस का चूज़ करना चाहिए। या मैंने कोई लायबिलिटीज़ ली हुई है, होम लोन है मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए का, जो अगले 10 साल में मैं पे करने वाला हूँ, तो मुझे उस 2 करोड़ की लायबिलिटी को टर्म इंश्योरेंस के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ डेथ परिवार पे वो बर्डन ना आए। तो मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। डिपेंड करेगा वही पर्सन टू पर्सन, हर प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई बच्चे किसी के 25 साल की एज में पहुंच गए, उनको ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, अब इंडिपेंडेंट हो गए, तो उनको किस लिए सिक्योर करना है। तो रिक्वायरमेंट आ गई सेल्फ रिलायंस के लिए, मैं अपने फ्यूचर के लिए सोचूं, उनके लिए मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो प्रोडक्ट का चयन हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग ही होगा। टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान भी ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए इसमें भी एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल पिरामिड हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल पिरामिड का बेस है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में 2 चीज़ आती हैं हमेशा, टर्म इंश्योरेंस। सेकेंड, टर्म इंश्योरेंस मीन्स इन केस ऑफ डेथ मेरी इनकम स्टॉप हो रही है, लेकिन इनकम स्टॉप और कारणों से भी हो सकती है। ड्यू टू डिसेबिलिटी आई एम अलाइव लेकिन मेरी इनकम स्टॉप हो गई। सेकेंड, क्रिटिकल इलनेस, मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरी इनकम स्टॉप हो गई, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। यानी प्रोटेक्शन सिर्फ टर्म इंश्योरेंस नहीं है, ड्यू टू डिसेबिलिटी भी इनकम स्टॉप हो सकती है, क्रिटिकल इलनेस की वजह से भी इनकम स्टॉप हो सकती है। तो मेरे को सबसे पहले बेस को मजबूत करना चाहिए। यानी पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में जो हज़ारों सालों तक प्रिजर्व रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो फाउंडेशन, किसी भी मकान को आप बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा बिल्डिंग बहुत अच्छी मजबूत बनेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी नीड है प्रोटेक्शन। यानी वो बेस आप स्ट्रांग करके चलेंगे तो आगे फैमिली में कभी कोई करंट नहीं आता। अब उसके बाद आता है कि मैं इंश्योरेंस में जाऊं या म्यूचुअल फंड में जाऊं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में जाऊं। सेकंड स्टेप पे है कि मेरे को किसी भी फाइनेंशियल गोल की मिनिमम गारंटी, यानी सपोज एक गोल 1 करोड़ रुपए का है और मुझे मिनिमम भाई 50 लाख तो चाहिए ही चाहिए, तो मुझे वो रिस्क फ्री रिटर्न वाले प्रोडक्ट से लेना चाहिए जिसपे मेरे को रिस्क नहीं लेना। यानी जीरो बीटा, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, मतलब रिस्क नहीं लेना, हर हाल में वो पैसा मिलना चाहिए। अब उसमें आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर या बैंक में खुलते हैं, रिस्क नहीं है, आपको मिलेगा। एलआईसी इंडोमेंट पॉलिसी, यहाँ इंडोमेंट पॉलिसी एलआईसी की जो है इंश्योरेंस की ट्रेडिशनल प्लान वो काउंट करते हैं, हर हाल में वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड स्टेप पे आप आते हैं म्यूचुअल फंड। अगर मैं सारा पैसा एलआईसी में डालूंगा तो मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, पैसा ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा। तो मेरे को बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है 50% मैंने रिस्क फ्री रिटर्न से कन्वर्ट गेन कर लिया, बैलेंस के लिए मैं जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के लिए, जहाँ मेरे को रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। जो ये पॉलिसीज़ हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो मुझे वहाँ पैसे को पार्क करना है। डायरेक्ट इक्विटी है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी जाने के लिए नॉर्मली लोग हम टिप के ऊपर काम करते हैं, नहीं, हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आप अपना पैसा लगा रहे हो, लोगों को पता ही नहीं होता मैं इस कंपनी में पैसा करती क्या है, इसने कहा तू ले ले, मैं भी ले लूँ, तू भी ले, सब एक दूसरे को चेन बना के खरीदते चले जाते हैं, बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता। अगर हम शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है तो थॉट प्रोसेस काम करना शुरू कर देते हैं, ये कंपनी का फ्यूचर क्या है, मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। शेयर्स में आप उस कंपनी के पार्टनर बन गए, तो उस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो डिपेंड करेगा जब आप खुद उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हाई ग्रोथ और रिस्की प्रोजेक्ट, जैसे रियल इस्टेट, लेकिन वहाँ पैसा ज़्यादा चाहिए, वहाँ आप थोड़े पैसे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रियल इस्टेट के लिए बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत है। लास्ट में आता है स्पेकुलेशन, डेरिवेटिव्स, जहाँ लोग F&O करते हैं,
वो सबसे लास्ट स्टेप है। जैसे अभी आपने कहा कि एकदम करोड़पति बनना चाहते हैं, वो F&O के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हैं और अपना पैसा जो होता है वो भी गंवा देते हैं, क्योंकि वहाँ कम पैसे लगा के मार्जिन मनी से आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा सारा चला भी जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी आप अगर सेबी का या NSE का डाटा देखेंगे तो 95% से ज़्यादा लोगों ने, 99% से ज़्यादा लोगों ने F&O में पैसा गंवाया है, कमाया नहीं है किसी ने भी। लेकिन फिर भी हमें वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो इजी मनी वाली बात कि इमीडिएट पैसा बन जाएगा, बनता नहीं है कभी भी। स्टेप को फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा। सो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज और फाइनेंशियल पिरामिड्स, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स की म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस या अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पर बारे में फर्दर और डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या एडवाइस करेंगे, हाउ वी शुड सेलेक्ट अ राइट एडवाइजर प्लस अ ट्रस्टेड एडवाइजर, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी उनके थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही क्रूशियल है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि गूगल देवता मौजूद हैं और हर कोई सोचता है कि भाई सबसे बड़ा फिनटेक एप्लीकेशंस इतनी सारी हैं, हर चीज़ इमीडिएट अवेलेबल है, यानी डाटा अवेलेबल है, आप कुछ भी कर। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा, किसके लिए कौन सा ज़रूरी है, ये कोई गाइड नहीं करता। म्यूचुअल फंड सही है तो सभी बोलते हैं, टीवी पे ऐड भी बहुत आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सही है, लेकिन मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा। एक पॉलिसी किसी को 15 साल के लिए भी सूट कर सकती है, वही सेम, किसी दूसरे को वही प्रोडक्ट 25 साल के लिए चाहिए। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन नीड दोनों की अलग अलग है। तो किसी को हम 15 साल के लिए सजेस्ट करेंगे, किसी को हम 25 साल के लिए सजेस्ट करेंगे। तो उसके लिए राइट एडवाइज़र तो चाहिए ही चाहिए, जो आपकी हेल्प कर पाए। और एडवाइज़र की बात पे भी एकदम भरोसा नहीं करें, आप समझें, आपको प्लान बना के दे रहा है, उस पर रिसर्च करें, देखें सही चीज़ लगता है तो आगे बढ़ें। जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, वो कैसे काम कर रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता लगेगा मुझे इन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो राइट एडवाइज़र आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। सो उसके लिए भी हमें अपनी खुद की भी रिसर्च थोड़ी करनी चाहिए कि जो हमें एडवाइज़र्स ने एडवाइस करी है, वी शुड ऑल्सो ट्राई एंड रिसर्च ऑन दैट कि क्या ये सही डायरेक्शन है हमारे लिए। सो जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि इट्स नाउ 35 ईयर्स यू आर इनटू द बिजनेस और 1200 से ज़्यादा फैमिलीज आपके साथ जुड़ी हैं और आप हर साल उनके किसी ना किसी पॉलिसीज़ को रिन्यू भी करते हैं। सो 1200 पीपल्स मैनेजमेंट, उनकी आप फाइनेंशियली एडवाइजरी मैनेज कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द ग्रेट टास्क। एंड आपकी क्या फिलॉसफी है कि आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहे, आप कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए उसके मनी में? व्हाट इज योर फिलॉसफी फॉर दैट? असल में इसके अगर आप डिटेल्स में समझने की कोशिश करें, हैप्पीनेस रिटर्न से नहीं आती, हैप्पीनेस आती है गोल के अचीवमेंट होने पर, कि मेरा गोल अचीव हुआ है नहीं हुआ। अगर मेरा गोल अचीव हो रहा है तो मेरे को हैप्पीनेस आएगी। मैंने 10% कमाया, 15 कमाया, 6 कमाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुझे पैसे की ज़रूरत है, उससे मेरे को पैसा मिला या नहीं मिला, वो बहुत मैं, तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर रहता है। हम जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग कब उसको पैसा चाहिए और हर हाल में वो मिलना चाहिए, उस पर फोकस रहता है। इसलिए ग्राहक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता है। उसके कारण 2 हैं, हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं सर्विसेज के लिए। क्लाइंट्स को किसी भी काम के लिए किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, डोर टू डोर सर्विस और सब ऑनलाइन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी हमारा और ऑनेस्टी, ये 2 बहुत मेन चीज़ है हम जिसके ऊपर फोकस करते हैं। जो बात बताई जाएगी वो अगर वो उसको सेव करके रखेगा, 10 साल बाद भी खोल के देगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। सबसे बड़ी यानी रिटर्न के अंदर जो भी चीज़ हम उसको शेयर करेंगे, वो अपना रिकॉर्ड अगर मेंटेन करते हैं, हमारे पास भी रिकॉर्ड होता है, हम 10 साल पहले क्या बात हुई थी हम बता सकते हैं। ये आपसे डिस्कस हुआ था, ये हमने आपको बताया था, आप देखिए आप सही राह पे चल रहे हैं। दूसरा, हम फोकस करते हैं, हम रिव्यू करते हैं हर 6 महीने में। जैसे रिव्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइटल वेरिफिकेशन, सपोज आज मैंने कोई पॉलिसी ली, उसमें मैंने नॉमिनी बनाया घर में किसी एक्स मेंबर को, 6 महीने बाद या साल भर बाद पता लगा उसको नहीं, मुझे किसी और को नॉमिनेट करना है। तो टाइटल यानी पैसा सही हाथ में मिलना चाहिए, तो उसको हम चेक करते हैं रेगुलर। प्लान वर्सेस परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि ये प्रोडक्ट दिए थे, इसके थ्रू आपका ये बन रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक बार कोई स्कीम शुरू करी, उसी पे लोग चलते रहते हैं, जबकि इनकम 10 टाइम्स बढ़ चुकी होती है।
जब मेरी 10 टाइम्स इनकम बढ़ गई तो मेरे को सेविंग भी उसी हिसाब से बढ़ानी चाहिए। तो हम रेगुलर उसको रिव्यू करते हैं कि भाई अब आपको ये और ऐड कर लेना चाहिए, अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है, पहले आपकी नीड ये थी, तो इस हिसाब से आपको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। या रिस्क कोई इन्वॉल्व हो गया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ और गया, तो आपको ये रिस्क को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। राम सेवक एक मेरे क्लाइंट थे। मैं आपको एक मतलब प्लेबैक में लेके जा रहा हूँ। आज राम सेवक की प्रार्थना सभा है। उस प्रार्थना सभा में बहुत लोग आए हुए हैं, क्योंकि राम सेवक था ही ऐसा, सब लोग उसको लाइक करते थे। बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी एक शॉप थी, एक जनरल मर्चेंट शॉप चलाता था, और लोग उसको लाइक करते, पूरी कॉलोनी में उसको लोग, क्योंकि वो सबसे आदर से, सम्मान से, बहुत अच्छी तरह से बात करता था। राम सेवक की जब बिटिया हुई कृष्णा, तो उसको अप्रोच किया उसके एजेंट ने। मैंने उसको अप्रोच किया कि अब बिटिया है तो आपको एक पॉलिसी लेनी चाहिए, अब इसकी एजुकेशन और मैरिज के लिए प्लान करना चाहिए। राम सेवक के मन में था हाँ करेंगे, मना कभी नहीं किया उसने करने के लिए, लेकिन लिंगर ऑन करने की जैसे नॉर्मली होती है, उसने भी उसको लिंगर ऑन किया कि नहीं चलो साल भर बात कर लेंगे, 1 साल बात कर लेंगे, ठीक है। एजेंट ने, लेकिन मैंने उनको बार बार अप्रोच किया कि नहीं करना चाहिए आपको, मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैं LIC का सोल्जर हूँ। मैं बार बार जाके माइंड में हिट करूँगा कि आपको ये अब करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। 2 साल बाद बेटा हो गया। अब बेटा भी हो गया, उसके लिए भी उन्होंने कोई प्लान नहीं किया। एजेंट ने फिर अप्रोच किया, मैंने फिर उसको अप्रोच किया कि भाई ये काम कर लो आप। उसने नहीं किया, अच्छा नेक्स्ट ईयर करेंगे। उनके कुछ फ्रेंड्स थे जिसके साथ उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान किया, और बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था, उनको एक्सपेंशन की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स ने चलो 2-3 फ्रेंचाइज भी और ऐड कर लेते हैं। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ लोन उठा लिया। लोन उठाने के बाद उनकी लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने फिर उनको अप्रोच किया कि आपने लोन भी ले लिया है, बच्चों की प्लानिंग भी नहीं करी है, और घर को आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज रख दिया है लोन के लिए, तो आपको इमीडिएट ये ट्रांसफ़र करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं, अच्छा नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन घर से शॉप पे जाते हुए राम सेवक की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इमीडिएट सब कुछ बदल गया, मतलब जो सीधा सीधा चल रहा था एकदम सब रिवर्स हो गया। राम सेवक देख रहा है कि जितने भी लोग उसकी प्रार्थना सभा में आए हुए हैं, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा था, ये था। लेकिन उसकी निगाह तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों के ऊपर जाती है, तो वो मायूस हो जाता है कि जी मेरे एजेंट ने तो मेरे को कई बार अप्रोच किया था, मैंने ही इग्नोर किया उसको। जब एजेंट अप्रोच करता है ना, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो परिवार को सुरक्षित करने के लिए अप्रोच कर रहा है। वो उसको तो छोटा सा कमीशन मिलना है जो कंपनी उसको देती है, जो भी उसको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन वो किसके फ़ायदे की बात कर रहा है, परिवार की सुरक्षा की बात कर रहा है। तो वो उसके दिमाग में आता है कि भाई मैंने किया होता, काश इसकी बात मानी होती। वाइफ को वो एक छोटा सा चेक ऑफर करता है कि आप इनके इतने अच्छे एडवाइज़र हो, आप इनसे रेगुलर मिलते हो, फिर आपने इनका इंश्योरेंस क्यों नहीं किया। क्वेश्चंस वाइफ एजेंट से कर रही है, मेरे से कर रही है, आपने वो कैसे बताया कि उसने तो कितनी बार अप्रोच किया। राम सेवक नहीं, उस बात को टालता गया। इसलिए हमें कभी भी जब हम कोई रिस्क है या कोई एडवाइज़र हमारे पास आता है, कोई बात करता है, कुछ ही बताना चाहता है, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। वो किसकी बात कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। आप 100% नहीं करें, थोड़ा थोड़ा स्टेप उठा के आगे बढ़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मैसेज एक ही है, आप सबके साथ कोई ना कोई एडवाइज़र जुड़ा हुआ है, आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए। अगर आपको लगता है कि रिस्क को ट्रांसफ़र करना चाहिए, तुरंत अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए और उनके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, प्रायोरिटीज़ बनाइए, अपने गोल्स को लिखिए। लिखने से आपको क्लैरिटी होगी, इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। गोल अचीव करने में ही प्रसन्नता है, खुशी वही मिलती है, रिटर्न में कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से उसको रिटर्न लिखेंगे, और जब आप लिख के किसी कार्य को करते हैं 100% वो अचीव होता है। पैसे कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, हमेशा आउटगो मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होता है। पैसे आना तो बहुत आसान है, लेकिन जो हम खर्च करते हैं ना, आउटगो मैनेजमेंट, वो अगर हमने सीख लिया तो पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने अजय जी। हम सब यही सोचते थे कि यार ये तो इंश्योरेंस एजेंट है, हमारे पीछे ही पड़ गया, लेकिन आज आपने उसको नई दिशा से देखने का आइडिया दिया। हमें ये सोचना चाहिए कि वो एजेंट हमारे लिए सोच रहा है, yes. हमारी फैमिली के बारे में सोच रहा है। और आपने जैसे अपनी फिलॉसफी के बारे में बताया, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड डोर टू डोर सर्विस।
सो उसमें अब और कस्टमर को चाहिए क्या कि वो सही हाथों में है। बिल्कुल जी। हाँ, सो अजय जी से कनेक्ट करने के लिए नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद हैं। आपकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी से रिलेटेड क्वेरीज हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, सो आप अजय जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने सुना और आई बिलीव कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से एजुकेशन ज़रूर मिली होगी कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच जी। डियर व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अगर आपकी क्यूरीज रहेंगी तो हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी आप कमेंट्स के अंदर कोई भी पॉइंट लिखेंगे हर चीज़ के ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।